चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्टेट स्पेस। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम स्टेट स्पेस पढ़े क्यों। आपने अभी तक इतनी मेहनत करके आप कैलकुलेट कई चीजें आप निकाल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इतनी मेहनत करके रूट लोकस आपको समझ में आ गया है। क्लियर? आप पढ़ चुके हैं बोडे प्लॉट। क्लियर? और आप पढ़ चुके हैं निक्विस्ट प्लॉट। क्लियर? तो इन सभी प्लॉट्स में ऐसी क्या खास बात थी कि इनको पढ़ने के बाद भी हमको एक नए कॉन्सेप्ट पे आना पड़ रहा है जिसका नाम है स्टेट स्पेस। नो डाउट ये सारे के सारे बहुत पावरफुल टेक्निक्स है, बहुत पावरफुल टूल्स हैं सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए, पर इन सब की एक लिमिटेशन है। इन सब में आपने एक ब्लॉक का यूज करा है, उस ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर? आइदर आपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाला है, क्लियर, और आइदर आपने क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाला है। क्लियर? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन हमेशा एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सर्किट के लिए ही बनता है। क्लियर? मतलब आपने जो भी अभी सिस्टम पढ़े वो सिस्टम सारे के सारे कैसे होने चाहिए? पहली बात लीनियर होने चाहिए। क्लियर? प्लस वो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होने चाहिए। अगर मैं भी देखूं हमारे आसपास जितने भी सिस्टम्स हैं क्या सभी लीनियर है? क्या नहीं। हमको एक ऐसी टेक्निक चाहिए जो कि लीनियर सिस्टम को तो सॉल्व कर सके, साथ साथ नॉन लीनियर सिस्टम को भी रिजॉल्व कर सके हमारे लिए। क्लियर? पॉइंट नंबर सेकेंड, अगर मैं अभी तक बात करूं ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच की, तो ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच में आपने सारे SISO सिस्टम पढ़े। सिंगल इनपुट, क्लियर, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। क्लियर? पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप जो सिस्टम पढ़ते हैं वो सिस्टम कुछ ऐसे होते हैं, मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। क्लियर? तो अब आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो SISO की जगह MIMO पे काम कर सके, यानी कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम। क्लियर? थर्ड, आपने अभी तक जो भी ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा वो सिर्फ इनपुट और आउटपुट के बारे में कमेंट करता था। मैंने इस ट्रांसफर फंक्शन को फॉर एग्जांपल एक स्टेप इनपुट दे दिया, स्टेप इनपुट का जो रिस्पांस मिला वो कुछ इस तरीके से मिल गया। क्लियर? आपने रिस्पांस को देख के बोला क्या रिस्पांस स्टेबल है? हाँ है, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर क्या हमने ये चेक करा कि ट्रांसफर फंक्शन के अंदर कोई एक एलिमेंट है जो शायद अपनी स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर रहा है, उसके बाद भी आउटपुट स्टेबल आ रहा है? और अगर वो अपनी स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो कुछ समय के बाद वो सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा और धीरे धीरे या फिर धीरे धीरे डिटोरिएट करेगा सिस्टम को। तो इस एलिमेंट के बारे में भी हमको ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच रिजल्ट नहीं देता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक नई टेक्निक, एक नई मैथमेटिकल टेक्निक जिसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर सके हम निकाली, जिसका नाम है स्टेट स्पेस एनालिसिस। क्लियर? स्टेट स्पेस एनालिसिस करता क्या है? सिंपल, यहां पर मैं एक स्टेट स्पेस मॉडल ड्रॉ कर रहा हूं। एक सिंपल स्टेट स्पेस मॉडल है जो कि आपके नंबर ऑफ इनपुट्स की अगर मैं बात करूं तो लेट U1 U2 U3 डैश 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 UN तक जा सकता है। U1 U2 U3 क्या है? आपके इनपुट्स होंगे स्टेट स्पेस मॉडल में, और इसके प्रोपोर्शनल Y1 Y2 Y3 डैश 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 YN तक क्या देगा? आउटपुट दे देगा। पर ये इनपुट से लेके आउटपुट तक जाने के लिए कुछ स्टेट्स का यूज करेगा। वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम X से, लेट इट बी X1 X2 एंड X3। क्लियर? X1 X2 X3 क्या हो जाएंगे? वो स्टेट्स हो जाएंगे जिनकी मदद से हम इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवा सकते हैं। क्लियर? तो स्टेट स्पेस मॉडल या स्टेट स्पेस एनालिसिस में
दो सबसे बेसिक इक्वेशन होती है। सबसे पहली इक्वेशन होगी जो आपके इनपुट और स्टेट को आपस में रिलेट करेगी, उस इक्वेशन का नाम है स्टेट इक्वेशन। क्लियर? दूसरी इक्वेशन होगी जो आपके आउटपुट और इनपुट को रिलेट करेगी। क्लियर है? वो होगी आपकी आउटपुट इक्वेशन। क्लियर? एक होगी स्टेट इक्वेशन और एक होगी आपकी आउटपुट इक्वेशन। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेट इक्वेशन को समझते हैं कि स्टेट इक्वेशन क्या है। क्लियर? चलिए, स्टेट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो कि आपके इनपुट और स्टेट को रिलेट कर रही है। देखें किस तरीके से। इसको लिखने का तरीका होता है आपका x डॉट t इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स टी प्लस b इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, एक एक टर्म अच्छे से समझते हैं। डॉट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, यानी कि d बाई डी टी ऑफ x ऑफ टी। क्लियर है ना? x ऑफ टी, तो x ऑफ टी हमको पता है नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं a, व्हाट इज a? x ऑफ टी को लिखने का तरीका है ना, ये जो है बेसिकली ये आउटर रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? इसके अंदर क्या चल रहा है वो मैं इसके नीचे लिख के बताता हूं। x डॉट टी का मतलब ये होता है, ये आपका कुछ भी नहीं है, ये है आपका x1 डॉट, x2 डॉट और x3 डॉट इक्वल टू। क्लियर? a क्या है? a आपका एक मैट्रिक्स है। क्लियर? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होता है n क्रॉस n से। क्लियर? जिनको याद नहीं है मैं बता दूं, पहला आपका डिनोट करता है रो को, दूसरा डिनोट करता है कॉलम को। अगर रो और कॉलम बराबर होते हैं तो होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। इनटू x ऑफ टी, वापस से x ऑफ टी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? x1, x2, x3, इस तरीके से ये जाता जाएगा। प्लस b क्या है? b फिर से एक मैट्रिक्स है। क्लियर? और इस मैट्रिक्स को लिखने का तरीका ऐसा होता है, इसके अंदर अगर आप देखें तो कॉलम तो इसकी एक ही होती है ना, n रोज होती है ना, n क्रॉस 1 का ये मैट्रिक्स होगा, b मैट्रिक्स। क्लियर? और यहां पर आप लिखेंगे u, आपका इनपुट u1, u2, u3, इस तरीके से जाएगा। क्लियर? तो आपको इस इक्वेशन में दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, ये आपका a स्क्वायर मैट्रिक्स है और b एक n क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, यह मेमोराइज कर लें, है ना। चलिए दूसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो दूसरी इक्वेशन होती है जो कि आउटपुट और इनपुट को रिलेट करती होती है आउटपुट इक्वेशन। वो इक्वेशन लिखने का तरीका होता है y ऑफ t इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स ऑफ t प्लस डी यू। y ऑफ t को लिखने का तरीका अंदर, ये तो आपकी मेन इक्वेशन हो गई। इसका मतलब क्या है? ये है आपका y1, y2, y3 इक्वल टू c की अगर मैं बात करूं तो c यहां पर एक मैट्रिक्स है जिसका रिप्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लें, ये 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा। क्लियर? मतलब इसके अंदर अगर आप बात करें तो एक ही रो होगी और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, c1, c2, c3। क्लियर? तो ये चीज अब आपको फिर से मेमोराइज करके रखनी है, c आपका 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स है। क्लियर? चलिए प्लस डी यूजुअली क्या होता है? कपलिंग होती है, इनपुट और आउटपुट के बीच में कपलिंग होती है। 99.99% केसेस में अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डी की वैल्यू यूजुअली 0 होती है, पर अगर किसी क्वेश्चन में दे के रखी होगी तो हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको समझ के सॉल्व करेंगे, सिंपल इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो जनरली अभी स्टेट स्पेस एनालिसिस जिस दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले लेक्चर में हमको इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कैसे लिखी जाती है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।